क्योंकि मुझे नहीं लगता और बच्चे आएंगे। बच्चे आप एक काम कर दो, आपके चैट में आपका अटेंडेंस दे दो सो दैट आई यस कैन मैम। सबमिट की क्या क्या चीजें हैं। हाँ, तो मैं ये बोल रही थी कि बेसिकली जो आपका ये कुछ बेसिक डिजीजेस जो बुक में दी गई है, जो हाईलाइटिंग डिजीज है दैट इज एड्स, कैंसर, ओके, इसके बारे में इन डिटेल दिए है। उसके अलावा कुछ कंटेजियस डिजीजेस के बारे में आपको दिए हुए हैं स्टार्टिंग में। जैसे आपका ये हो गया एस्केरियासिस के बारे में दिया है, ठीक है, अमेबियासिस के बारे में दिया हुआ है, मलेरिया, डेंगू, इनके बारे में जनरल टर्मिनोलॉजी दी गई है, ओके। और देन मे बी निमोनिया, टाइफॉइड, इनके बारे में इनके वर्ड्स यूज किए गए हैं, पॉजिटिव एजेंट्स, बहुत ज्यादा इन डिटेल इनके बारे में नहीं दिया। सो जो जो चीजें डिटेल है, जैसे मलेरिया में क्या बोलते हैं कि पैरासाइट का पूरा साइकिल, होस्ट साइकिल क्या है वो दिया है। बाकी आपको जो एनसीईआरटी में डिजीजेस हैं वो हाईलाइटिंग है, उनके पॉजिटिव एजेंट एंड उनके सिम्टम्स, ये आपको तो ध्यान रखने है। हाँ, मॉड्यूल में थोड़े ज्यादा है, सो मॉड्यूल के सारे मत ध्यान रखो, बस एक बार रीड कर लो ताकि आपको एक अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि आपने जो पढ़ा है वो कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है क्या। मीन्स जो नोन डिजीजेस है वो तो ठीक है, कुछ अननोन डिजीजेस जो फर्स्ट टाइम आप मॉड्यूल में देखोगे, क्या वो आपको देख के समझ में आ रही है? देख के समझ में आ रही है मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, नहीं डिफिकल्ट जा रहा है, नहीं बात समझ में आ रही, इट मीन्स की कॉन्सेप्ट अभी भी क्लियर नहीं है। बस उसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मॉड्यूल में इतना ज्यादा दिया है। प्लस मॉड्यूल में कैटेगराइजेशन बहुत ज्यादा कर दी गई है। अगर आपने कभी मॉड्यूल देखा होगा या कोई और रेफरेंस बुक देखी होगी, तो उसमें ओवरऑल कैटेगराइजेशन बहुत ज्यादा है, तो उतना अभी की रिक्वायरमेंट नहीं। आपकी अगर आपको ओवरऑल समझ में आ गया कि वो क्या है, तो आप क्या बोलते हैं कि वो चीजें कैचअप कर लो। ओके, सो ये हो गया समथिंग रिलेटेड कि कितना पढ़ना है। नाउ लेट्स स्टार्ट बेसिकली कि एग्जैक्टली क्या क्या है। ओके, सो सबसे पहले हमें स्टार्ट करना है अबाउट मैं आपको सीक्वेंस वाइज ना जाने की बजाय कॉन्सेप्चुअली आपको लेकर जाती हूँ कि एग्जैक्टली इम्यूनिटी और उनके टाइप्स, वहीं से हम स्टार्ट कर देते हैं, बिकॉज डिजीजेस का बेसिक डेफिनेशन आप लोगों को ऑलरेडी पता ही है, तो वो मैं फालतू में उन टर्मिनोलॉजीज को एक्सप्लेन करने में टाइम वेस्ट नहीं करूंगी। ओके, सो अब ये चैप्टर में हमने लास्ट टाइम हमारा मेन डाउट पॉइंट या कंफ्यूजिंग पॉइंट था अबाउट टाइप ऑफ इम्यूनिटी। आपको कंफ्यूजन हो रहा था कि इम्यूनिटी के टाइप्स आपको समझ नहीं आ रहे और आप रिलेट नहीं कर पा रहे। तो इम्यूनिटी बेसिकली आपकी बॉडी कोई भी किसी भी टाइप का रिस्पॉन्स करती है इन एनी काइंड ऑफ अनइजीनेस, फॉरेन पार्टिकल इन्वेजन और एनी सब्सटेंसेस, माइक्रोब्स, लिविंग नॉन लिविंग, कुछ भी बॉडी में अगर एंट्री हो गया और नेचुरली भी बॉडी के अंदर कोई गड़बड़ हो रही है, तो उसके अगेंस्ट जो बॉडी का एक्शन होता है दैट इज नथिंग बट योर इम्यूनिटी। नाउ नॉर्मली जो आपकी इम्यूनिटी है वो दो तरीके से डिवाइड की गई है, मींस दो कंडीशन में डिवाइड किया गया है। पहला चीज तो इनबॉर्न एंड एक्वायर्ड या इनेट और एक्वायर्ड। अब इनमें बेसिक डिफरेंस क्या क्या है? सो जो इनबॉर्न या इनेट इम्यूनिटी है वो एग्जैक्टली क्या है? प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ। जब आप पैदा हुए सबसे पहले इस दुनिया में आए, तो आपकी बॉडी में नेचुरली क्या क्या चीजें ऑलरेडी प्रेजेंट थी फॉर इम्यूनिटी सिस्टम, उस चीज को बोलते हैं इम्यूनिटी। अब इसके लिए क्या क्या चीजें ऑलरेडी रहती है, ये नॉन स्पेसिफिक है। आपकी एनसीईआरटी का बहुत ही हाईलाइटिंग लाइन है, दैट इज द नॉन स्पेसिफिक काइंड ऑफ इम्यूनिटी। नॉन स्पेसिफिक मतलब कि आप इसमें स्पेसिफाई नहीं कर सकते कि कौन सी चीजें रिस्पॉन्सिबल है। मिक्स्ड रिस्पॉन्स आता है इन्नेट इम्यूनिटी से, इसीलिए ना आप कौन कौन सी चीजें लेकर पैदा होते हो? सबसे पहले आपका एपिडर्मल रीजन, आपकी स्किन, सो फिजिकल बैरियर कह सकते हैं उसको। तो जो यस मैम। पहली चीज हम लेकर आते हैं दैट इज नथिंग बट द फिजिकल बैरियर, यानी स्किन, compactly packed epithelial tissues plus little bit of connective tissues in the at the bottom। और उसके साथ साथ क्या है, जहां भी ओपनिंग है, जैसे हमारा ईयर हो गया, नॉस्ट्रल्स, माउथ और एनस, ऐसी जगह पे क्या है? म्यूकोजल लाइनिंग, दैट इज ऑल्सो फिजिकल बैरियर। क्योंकि वो म्यूकोजल लाइनिंग क्या करते हैं, पैथोजेंस की एंटरिंग को रोकते हैं, उनको ट्रैप कर लेते हैं एंड देन दे किल देम आल्सो। तो ये दो इंपॉर्टेंट चीजें जो आप ऑलरेडी लेकर पैदा हुए हो, फिजिकल बैरियर
नेक्स्ट इज फिजियोलॉजिकल। अभी फिजियोलॉजिकल मीनिंग क्या है? फिजियोलॉजिकल मीन्स आपकी लाइफ प्रोसेस से रिलेटेड, डेली डे टू डे एक्टिविटीज आपकी बॉडी में क्या क्या होती है, ये तो प्रेजेंट है, ये बैरियर है जो कि प्रेजेंट है, आपके इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को डिवाइड कर रहा है, दैट इज द बॉर्डर। अब जो इंटरनली बॉडी डेली जो डे टू डे बेसिस पे आपके सिस्टम काम करते हैं, उनमें क्या ऐसी चीजें प्रेजेंट है, या नेचुरल अकरिंग फ्लूइड्स में क्या ऐसा चीज है जिससे कि वो हमारी बॉडी को बचा पाते हैं। तो सबसे पहला, कोई भी चीज आप खाते हो तो सबसे पहले अटैक कौन कर देता है? एसिड। सो ये वन ऑफ द फिजियोलॉजिकल हो गया। देन मे बी सलाइवा, स्टमक से भी पहले तो माउथ आ जाता है, उसमें सलाइवा। सलाइवा में एंटीबॉडीज होते हैं, ये तो पता ही होगा, राइट? इसीलिए हमारा या किसी भी ऑर्गेनिज्म का नेचुरल इंस्टिंक्ट क्या है, अगर हमें चोट लग जाए या कुछ भी हो, अगर ओपन वुंड हो, तो एनिमल्स को भी देखा है, ह्यूमन की भी टेंडेंसी है, वी पुट आवर सलाइवा ऑन दैट एरिया। तो उसके पीछे रीजन क्या होता है? क्योंकि हमारे सलाइवा में नेचुरल अकरिंग एंटीबॉडीज होते हैं और वो एरिया को सैनिटाइज कर देते हैं, जो भी वुंडेड पार्ट होता है। दूसरी चीज और क्या क्या होगा इनमें, इसके अलावा मे बी टीयर्स, दे आर ऑल्सो फिजियोलॉजिकल बैरियर्स। ओके, तो ये दो चीजें हो गई। तीसरी आप क्या देखते हो? सेलुलर, कोई ऐसे स्पेशली डेजिग्नेटेड सेल्स जिनका काम ही है चीजों को मारना, खत्म करना। तो वो सेल्स में क्या क्या है? हमारे मेन ल्यूकोसाइट्स, डब्ल्यूबीसीस और मैक्रोफाजेस, ओके, या मास्ट सेल्स। इनका इन्वॉल्वमेंट जब हो जाता है इस टाइप के सेल्स का, जो डायरेक्टली इधर फेगोसाइटोसिस कर रहे हैं और एंटीबॉडी फॉर्मेशन में हेल्प कर रहे हैं नेचुरली, या फिर और कोई किसी और मीडियम से वो हेल्प कर रहे हैं एट देयर सेलुलर लेवल टू प्रोटेक्ट आवर बॉडी, दैट इज कॉल्ड सेलुलर बैरियर। देन फोर्थ है, यस मैम, बुक में न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स और मैक्रोफेजेस दिया है, तो एग्जैक्टली न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स और मैक्रोफेजेस है, उनमें डिफरेंस क्या है? ओके, एग्जैक्ट डिफरेंस तो अगर आप केमिकल डिफरेंस बोल रहे हैं तो बच्चे वो मुझे भी नहीं पता। हाँ, विजिबल डिफरेंस, उनके पास ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट है, किसी में ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट नहीं है, प्लस उनके एक्शंस, उनका डिफरेंस है। ओके, अभी जो मोनोसाइट्स है, मोस्टली मोनोसाइट्स का मेजर फंक्शन आपको पता है क्या, कि एग्जैक्टली क्या करते हैं मोनोसाइट्स? नो मैम, फेगोसाइटिक एक्शन में हेल्प करते हैं, मैक्रोफाजेस की तरह। ओके, सो ये इस तरीके से हेल्प कर रहे हैं। और न्यूट्रोफिल्स बेसिकली क्या करते हैं, अगर आपकी बॉडी में किसी भी टाइप का फॉरेन इन्वेजन हुआ है, तो सबसे पहले एक्टिवेट होने वालों में से न्यूट्रोफिल्स ही है, या फिर इओसिनोफिल्स है जो। तो ये क्या करेंगे, या बेसोफिल्स क्या करेंगे, ये डिपेंडिंग अपॉन द एलर्जी और कितना पैथोजन का अटैक हुआ है उसके हिसाब से उनका प्रोडक्शन होता है और नहीं होता है, इनके ड्यूरेशन वैरी कर जाते हैं, ये फर्क है। हाँ, उनका जो मेन ओरिजिन है दैट इज सारे के सारे कौन सी कैटेगरी में, डब्ल्यूबीसी की कैटेगरी में ही आ रहे हैं एट द एंड। तो उनका बेसिक कंस्टिट्यूएंट जो होगा वो सेम रहेगा, उनका फंक्शनली उनको डिवाइड कर दिया है कि तुम्हारा काम ये है, तुम्हारा काम ये है, इस तरीके से उनका बेसिक फंक्शन। सो ये उनका मेन डिफरेंस है। केमिकली वो क्या कर रहे हैं, मींस केमिकली उनका मेन डिफरेंस क्या है, अगर आप बोलोगे कि सेल मेम्ब्रेन में कोई डिफरेंस है या न्यूक्लियस में कोई डिफरेंस है, दैट आई वोंट बी एबल टू टेल, क्योंकि इतना डेप्थ तो आपको जानना नहीं है, प्लस मैंने भी इन सारे कॉन्सेप्ट्स पे इतना ध्यान दिया नहीं है। तो बट हाँ, सेल मेम्ब्रेन ओरिजिन और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स का ऑन मींस जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स वो ऑन होंगे या ऑफ होंगे वो सारे सेम ही है, क्योंकि एट द एंड वो सारे के सारे डब्ल्यूबीसीज में ही है, बस उनका एक्शन इज डिफरेंट, दैट इज द डिफरेंस, मींस फिजिकल डिफरेंस जो आपको बताना होगा, दैट इज मेन डिफरेंस पॉइंट। अंडरस्टूड? यस मैम, मींस सिर्फ फैगोसाइटोसिस ध्यान में रखने का। राइट राइट, ओके। सो इसके अलावा साइटोकाइन बैरियर, अब साइटोकाइन बैरियर का मेन काम क्या है, एक ऐसा प्रोटीन सिक्रीट करना दैट इज नोन एज इंटरफेरॉन्स, जो वायरल इन्फेक्शन में काम आता है। इंटरफेरॉन्स एट वायरल इन्फेक्शन। अब ये एग्जैक्टली क्या कर रहा है, जो भी सेल इन्फेक्ट हो गया, मींस उस पर अटैक हो गया, तो वो तो अब मर जाएगा, उस पर अटैक हो चुका है, तो मरते मरते वो सेल क्या कर देता है, हेल्प कर देता है हेल्दी सेल्स को जिनका अटैक नहीं हुआ, तो वैसे सेल्स को हेल्प कर देगा बाय प्रोड्यूसिंग सर्टेन
प्रोटीन्स दैट इज इंटरफेरॉन्स उस हेल्दी सेल्स को वो घेर लेंगे और वायरस की फर्दर एंट्री और उनकी स्प्रेडिंग को रोक लेंगे. सो बेसिकली दे आर protection to non-infected cells. So now मैसेज के थ्रू अलर्ट करते हैं बाकी सेल्स. राइट, मैसेज के थ्रू. सो इंटरफेरॉन्स इज नथिंग बट द मैसेज, प्रोटीन बेस्ड मैसेज है. तो ये क्या कर देंगे, अलर्ट दे देंगे सारे हेल्दी सेल्स का, और वो जो हेल्दी सेल्स है वो आगे के इन्फेक्शंस को रोक देंगे. तो वायरस पे फटाफट एक्शन लिया जाएगा, तो बॉडी से उसको रिमूव करने की कोशिश की जाएगी. तो ये सारी चीजें आप देखो, पर्टिकुलर पर्सन मीन्स एवरीबडी इज बोर्न विद दीज काइंड ऑफ क्वालिटीज. ये इम्यूनल रिस्पॉन्स के साथ हम पैदा हुए हैं. अब पैदा होने के बाद बिकॉज ऑफ दिस इम्यूनल रिस्पॉन्स हमारी बॉडी कुछ नई चीजें भी सीखने लग जाती है. तो वो जो नई चीजें हम सीखते हैं, अडेप्ट करते हैं, दैट थिंग इज नथिंग बट द एक्वायर्ड वन. नाउ एक्वायर्ड बेसिकली काम क्या कर रहा है? एक्वायर्ड में एक्चुअली आपका इस टाइप पे लिम्फोसाइट्स हेल्प करने लग जाते हैं. मेन जो एक्टिवेटेड पार्ट है, मैं ये स्लाइड चेंज कर दूं, फ्रेश स्लाइड यूज करती हूँ. यस मैम. ओके, अभी एक्वायर्ड में यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है लिम्फोसाइट्स का. देखो WBC तो ऑलरेडी है, ये आपकी बॉडी में ऑलरेडी है. नाउ जब ये WBC अलग अलग सिचुएशन पे अलग अलग तरीके से एक्टिवेट हो जाता है, तब जाके वो चीज एक्वायर्ड होती है. क्योंकि अब कोई भी ऑर्गेनिज्म पैदा तो नहीं होगा ये सोच के कि ऑलरेडी दुनिया में इतने ऑर्गेनिजम्स हैं और हमको उनके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाना है, ये सोच के तो कोई नहीं होता. तो ये जो चीजें होती है दैट इज कॉल्ड एक्वायर्ड इम्यूनिटी. अब एक्वायर्ड इम्यूनिटी यानी आफ्टर बर्थ, जब प्रैक्टिकली बॉडी डील करेगी कुछ कुछ चीजों से. अब लिम्फोसाइट्स में दो टाइप, बी एंड टी. टी को हम बोलते हैं हेल्पर, क्योंकि ये डायरेक्टली हेल्प नहीं करता है, मींस डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता है. ये बी को एनकरेज करता है कि आपको ये काम करना है. अब जब सबसे पहले कोई भी पैथोजन और फॉरेन बॉडी हमें अफेक्ट करती है, और जो हमारा वेरी फर्स्ट रिस्पॉन्स होता है दैट इज नोन एज प्राइमरी रिस्पॉन्स. सबसे पहले हम जिस तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं वेरी फर्स्ट टाइम बिकॉज ऑफ सर्टेन पैथोजन और एनी ऑफ द फॉरेन पार्टिकल, दैट इज प्राइमरी रिस्पॉन्स. ना जब भी प्राइमरी रिस्पॉन्ड होगा तब हमारे बी लिम्फोसाइट एंड स्पेशली टी हेल्पर सेल, यहाँ पे अब टी लिम्फोसाइट्स का इन्वॉल्वमेंट आ जाता है. वो क्या कर लेगा, मेमोराइज कर लेगा सब कुछ. वो प्रैक्टिकल नहीं कुछ कर रहा, वो थियोरेटिकल काम कर रहा है, यानी चीजों को मेमोराइज करने का काम कर रहा है. तो हमारी बॉडी का मैनेजर कौन है, ये हो गया. और मेन वर्कर कौन है, बी लिम्फोसाइट, फ्रंटलाइन वॉरियर्स बोल दो. अब टी लिम्फोसाइट्स ने कर लिया मेमोराइज, तो वो बन गई इम्यूनिटी सिस्टम की मेमोरी, ताकि जब नेक्स्ट टाइम वही पैथोजन अटैक करेगा तब हमारी बॉडी बेस्ड ऑन द प्रीवियस मेमोरी एग्जिस्टिंग क्या बोलते सोल्यूशन, उसके हिसाब से क्या देगी, सेकेंडरी रिस्पॉन्स. यही चेंज चलता रहता है और ये थ्रू आउट लाइफ चलता है, क्योंकि हमेशा नया ऑर्गेनिज्म अटैक करता रहता है. तो जैसे ही सपोज कोविड का ही सिचुएशन ले लेते हैं, तो जो फर्स्ट टाइम, सपोज मेरी बॉडी को फर्स्ट टाइम जब कोविड हुआ, तो फर्स्ट टाइम होने के बाद मेरी बॉडी ने क्या किया, सबसे पहले प्राइमरी रिस्पॉन्ड दिया. प्राइमरी रिस्पॉन्ड देने के बाद मेरे टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स एक्टिवेट हो गए. उन्होंने किसी तरीके से डील किया, हेल्प किया ओवरकम करने का. मैं ओवरकम कर गई फ्रॉम कोविड. नाउ अब आई एम ऑलरेडी वॉकिंग इन दिस पेंडेमिक टाइम, मैं बाहर भी जा रही हूँ, इंटरैक्ट भी कर रही हूँ, गोइंग टू पब्लिक प्लेसेस, आई कैन बी द कैरियर ऑल्सो, बहुत सारी चीजें हैं. तो अब ये सारी चीजें इन्वॉल्व हो रही है, मतलब अब मेरी बॉडी जिस तरीके से रिस्पॉन्ड कर रही है दैट इज गोइंग टू बी सेकेंडरी. प्लस मैं तो वैक्सीनेटेड भी हो गई, तो वैक्सीनेशन का चलो वो एक अलग सेक्शन है, बाद में ऐड करेंगे. नाउ नेचुरली वैक्सीनेशन हटा के मेरी बॉडी क्या क्या कर रही होगी, वो ये सारी चीजें इन्वॉल्व है. तो अगर अब मेरी बॉडी में कोविड वायरस अटैक करेगा तो शायद मेरी बॉडी उतनी बीमार नहीं पड़ेगी, या फिर मेरे पास ऑलरेडी उस चीज का सोल्यूशन होगा, तो मैं शायद बीमार, या सिम्टम्स भी मेरे कुछ और तरीके के होंगे, किसी और तरीके से सिम्टम्स बाहर आएंगे या कोई और सिम्टम्स बाहर आएंगे, तो वो वेरी कर सकता है. सो दिस इज द डिफरेंस इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी. नाउ
अगर सेकेंडरी रिस्पॉन्स है, इसका एक और नाम है, कैन यू टेल द नेम, रिकॉल कर पा रहे हो? एनामनेस्टिक। राइट। सो बेसिकली इस रिस्पॉन्स का नाम हमने एनामनेस्टिक दिया है। अब जो मेन बी लिम्फोसाइट एंड टी हेल्पर सेल्स, इनका मेन काम क्या है? एंटीबॉडी प्रोडक्शन। अब एंटीबॉडी प्रोडक्शन दो टाइप से एक्वायर्ड इम्यूनिटी हेल्प करती है। एक विद द हेल्प ऑफ अ सेलुलर थिंग दैट इज प्रोटीन, अ सेलुलर अप्रोच। दो टाइप के अप्रोच हो जाते हैं, अ सेलुलर एंड सेलुलर। तो अगर एंटीबॉडी अगर प्रोटीन की इन्वॉल्वमेंट हो रही है और उसकी हेल्प कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे एंटीबॉडी मीडिएटेड रिस्पॉन्स। बट अगर वही टी लिम्फोसाइट्स ट्रिगर कर दे कि डायरेक्टली किल कर दो अब इनको, जो भी है, डायरेक्ट किलिंग का ऑर्डर दे दिया, तो वो क्या हो जाएगा? सेल मीडिएटेड। सेल मीडिएटेड में क्या हो गया? एज आई सेड, टी हेल्पर हमारा क्या है? मेन मैनेजर, तो वो कमांड भी कर सकता है। तो उसने डायरेक्टली किल का कमांड दे दिया कि कोई जरूरत नहीं इनसे ज्यादा फाइट करने की, डायरेक्टली अटैक करो और खत्म करो, तो वो हो जाएगा सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी दो तरीके से काम करती है। जरूरी नहीं है कि हर चीज की एंटीबॉडी बनेगी। ऐसा भी हो सकता है कि हमारे मोनोसाइट्स, मैक्रोफेजेस, इस टाइप के, या मास्ट सेल्स, ये जो सेल्स है ये हेल्प करने लगे डायरेक्टली पैथोजेंस या बैक्टीरियाज को किल करने में। ऐसा कब होता है? जब मोस्टली लिविंग ऑर्गेनिजम्स अटैक करते हैं, तब सेल मीडिएटेड होता है। और मे बी बॉडी कभी कभी कंबाइनली भी अकर करता है, यानी कि चीजें बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, किलिंग तो करना ही है, साथ में एंटीबॉडी के साथ उनके प्रोटीन को भी ट्रैप करना है। रीजन ये है फास्ट रेप्लिकेशन, मे बी द पैथोजन इज इंक्रीजिंग वेरी फास्ट, एट वेरी फास्ट रेट, तो उसको स्टॉप करने के लिए। सो ये दो टाइप के रिस्पॉन्सेज होते हैं। नाउ फर्स्ट इज अबाउट आवर एंटीबॉडी रिस्पॉन्स, कि हमारा बेसिकली एंटीबॉडी रिस्पॉन्ड होता कैसे। तो एंटीबॉडी है प्रोटीन, इट मींस पेप्टाइड चेन्स होंगे यहाँ पे। ओके, ये एक चीज हो गई। अब पेप्टाइड चेन्स यानी एक एंटीबॉडी, उसमें बेसिकली दो कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट, पेयर ऑफ हेवी लॉन्ग चेन, एंड सेकेंड इज पेयर ऑफ स्मॉल लाइट चेन। सो इस तरीके से है। अब हेवी और लाइट के कॉम्बिनेशन को मिक्स किया जाए कि किस तरीके से चांसेस हो सकते हैं, तो वो काइंड ऑफ वाई शेप फॉर्मेशन कर देते हैं, इस टाइप का फॉर्मेशन। तो ये हो गया टू लॉन्ग शेप, टू लॉन्ग चेन्स एंड टू हेवी चेन। दिस पार्ट, इनके पास भी दो टर्मिनल होते हैं, एक होता है बाइंडिंग साइट और एक होता है क्रिस्टलाइजेशन साइट। जो ये पर्टिकुलर साइट है, इनिशियल पॉइंट, यहाँ पे आपने देखा होगा डायग्राम में टेढ़े मेढ़े शेप्स बने होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट ज्योमेट्रिकल शेप्स होंगे। वो ज्योमेट्रिकल शेप कुछ नहीं है, वो जो भी एंटीजन है, उस एंटीजन के को बाइंड करने के लिए उसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रक्चर बना होता है, लॉक एंड की मेथड, नथिंग बट लॉक एंड की मेथड, जो एंजाइम और सबस्ट्रेट के अंदर होता है। तो ये जो पर्टिकुलर बाइंडिंग लोकेशन है, इसको क्या बोलते हैं? एन एंड, एन साइट बोलते हैं इसे। ओरिजिनली ये क्या है? NH2 मॉलिक्यूल है। इसको आप बेसिकली फैब रीजन भी बोलते हो। दिस इज नथिंग बट द फ्रैगमेंट। सो फ्रैगमेंट एंटीजन बाइंडिंग साइट। सो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ NH2 is nothing but fragment antigen binding, that is Fab. ओके, ये एक चीज हो गया। दूसरा, यहाँ पे C एंड, कार्बन एंड, बेसिकली ये कुछ नहीं है, COH ग्रुप होता है। एंड जो C है, ये पर्टिकुलर जो रीजन है, इसको बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन एंड। तो जो C एंड है, इसको बोलेंगे फ्रेगमेंट क्रिस्टलाइजेशन। ओके, सो इसका शॉर्ट फॉर्म इज FC। तो कभी कभी क्वेश्चन में ये वर्ड्स आए होंगे, देखा होगा शायद। ओके, तो ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। यही एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है जो शायद आपकी एनसीईआरटी में नहीं है।
ओके, सो ये आपकी एनसीईआरटी में नहीं है, सो ये मैं एक्स्ट्रा आपको इंफॉर्मेशन दे रही हूँ अबाउट द टू एंड्स ऑफ एंटीबॉडी। सो क्या होगा, कोई भी एंटीजन इस पर्टिकुलर लोकेशन पे होगा, वो फिट हो रहा है तो उसके साथ बाइंड करेगा, बाइंड करते करते उसको क्रिस्टलाइज कर रहे हैं, मतलब इनएक्टिव कर रहे हैं, नथिंग एल्स। सो इस तरीके से एंटीबॉडी काम करता है ना। ये जो पूरा का पूरा एक्शन है, ये स्लाइड चेंज करूं मैं पंकज? नो मैम, एक क्वेश्चन है। एंटीबॉडी जो है एंटीबॉडी मीडिएट रिस्पांस, उसमें एंटीबॉडी यूज होता है, और जो सेल मीडिएट है उसमें डायरेक्टली सेल को किल किया जाता है, मीन्स उसमें एंटीबॉडी हाँ, का कोई राइट, रोल नहीं। नहीं, बस इतना ही डिफरेंस है क्या? राइट, बट हाँ, कॉमन पॉइंट क्या है, दोनों ही जगह पे टी हेल्पर है, हाँ। दोनों में ही टी हेल्पर कर रहे हैं, यही डिफरेंस है और कुछ नहीं। एंटीबॉडी मीडिएटेड मतलब नॉन सेलुलर पार्ट हेल्प कर रहे हैं प्रोटीन रिलेटेड, सेल मीडिएटेड मतलब प्रॉपर लाइव सेल्स एनालाइज कर रहे हैं और किलिंग मेथड अप्लाई कर रहे हैं, यही डिफरेंस है। मैम मीन्स वो सेल किल होगा क्या? हाँ, डायरेक्टली सेल हेल्प करेगा किलिंग, फेगोसाइटोसिस करने लग जाएगा वो डायरेक्टली। हम्म। ओके, चेंज करूं ये स्लाइड? यस मैम। ओके, ना, अब ये वाली चीजें हो गई है। अब ये जो भी इम्यूनिटी रिस्पॉन्स है, ये कहाँ पे होता है एक्टिव? अगर सपोज टुडे आई एम सिक, एक्चुअली वायरल इन्फेक्शन हो चुका है, अब मेरी बॉडी रिएक्ट कर रही है कॉन्स्टेंटली, आई एम फीलिंग अनईजी, और शायद मेरी बॉडी में एंटीबॉडी और सेल मीडिएटेड दोनों ही एक्टिव होंगे, तो ये कहाँ पे प्रेजेंट होंगे? ये सारा एक्शन कहाँ चल रहा है? हमारे ब्लड में, और कहीं नहीं, वही होगा सबसे इंपॉर्टेंट। तो ये सारी चीजें ब्लड में होती है, इट इज अ फ्लूइड, और ब्लड को शायद हम ह्यूमरल भी बोलते हैं, ह्यूमरल फ्लूइड, सो इसीलिए इसको ह्यूमरल रिस्पॉन्स बोल सकते हैं, यस मैम। राइट? ये हो गया आपका वन मोर टर्मिनोलॉजी। सो कभी कभी कंफ्यूज कर दिया जाता है, एंटीबॉडी मीडिएटेड और ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स एग्जैक्टली क्या होता है। ओके, ये चीज है। नेक्स्ट मैम है हमारा, यस, बुक में ह्यूमरल ह्यूमन रिस्पांस और सेल मीडिएट ह्यूमैनिटी को अलग अलग दिया है, मींस जो एंटीबॉडी है उसका वो जो है वो ब्लड में है, और सेल मीडिएट में ब्लड का मींस ब्लड का ब्लड सप्लाई के भी नहीं बाहर, होता। ब्लड में भी होगा एंड वो टिश्यूज में भी होगा, सेल मीडिएटेड, हाँ। करेक्ट। सो इसीलिए जो ह्यूमरल सिस्टम है, इसीलिए मैंने बोला कि क्योंकि एंटीबॉडी एक्शन हमारे ब्लड में हो रहा है, तो ब्लड में है, इसीलिए इसको ह्यूमरल बोलते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो मैं यहीं पे लिख देती हूँ, इट इज इक्वल टू एंटीबॉडी रिस्पॉन्स। ओके, नाउ जो सेल मीडिएटेड है, अगर ब्लड में वो पैथोजन है तो ऑफ कोर्स ब्लड में तो एंटीबॉडी काम कर रहा है। व्हाट इफ वो पैथोजन ब्लड में नहीं है, ब्लड के बाहर दूसरे टिश्यूज में है, कभी कभी इन्फ्लामेशन हो रहा होता है, दूसरी चीजें हो रही होती है, तो ऐसे लोकेशन पे काम करने के लिए सबसे पहले आगे आता भी टी लिम्फोसाइट है, हेल्प करेगा, और क्या करेगा? डायरेक्टली कमांड करेगा, किनको कमांड करेगा? दो इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे हेल्प आगे आएंगी, फर्स्ट इज मैक्रोफाजेस एंड सेकेंड इज मोनोसाइट। मास्ट सेल भी यूज होते हैं, बस बट द थिंग इज मास्ट सेल मोस्टली एलर्जीज के केसेस में यूज होते हैं। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट दो सेल्स हैं जिनका रोल है। डायरेक्टली ये क्या करेंगे? फेगोसाइटोसिस, दे विल ईट ऑल द फॉरेन बॉडी और उसको डाइजेस्ट करके एक्सक्रीट आउट कर देंगे, वापस से सर्कुलेटरी या लिम्फेटिक सिस्टम में डाल देंगे, और लिम्फ नोड पे वो चीजें स्टोर होने लगेंगी, यही काम रहता है। और लिम्फ सिस्टम में स्टोर होने के बाद डायरेक्टली कहाँ ट्रांसफर कर दिया जाता है? स्प्लीन में, और स्प्लीन में जाने के बाद वो चीज कहाँ चली जाती है? ब्लड सर्कुलेशन से एक्सक्रीट आउट हो जाती है हमारी एक्सक्रीटरी सिस्टम से। सो दिस इज हाउ थिंग्स आर वर्किंग नाउ। ये जो इनेट और एक्वायर्ड हो गया, इससे रिलेटेड एक और बॉडी में एक्टिव एंड पैसिव भी इन्वॉल्व है, यानी इम्यूनिटी को मोर जनरल टर्म में या जनरल लैंग्वेज में देखा जाए तो इसको एक्टिव एंड पैसिव कहा गया है। अभी लास्ट टाइम आप पूछ रहे थे कंपैरिजन का, जो एक्टिव और पैसिव का कंपैरिजन है, सो बेसिकली ये जो एक्टिव पार्ट है, इट मींस कहीं ना कहीं मींस आई थिंक कि ये इननेट के कंपैरिजन में है, मींस हम इसको इननेट के इक्विवेलेंट कर सकते हैं।
क्योंकि बेसिकली एक्टिव क्या करता है, इसका मेन फंक्शन क्या है, टू अटैक ऑल द फॉरेन सब्सटेंस, लिविंग नॉन लिविंग जो भी होगा उन सबको, ठीक है, चाहे पैथोजेंस हो, डेड पार्ट हो, प्रोटीन्स हो, कुछ भी हो, एक्टिव उसको किल कर देता है। प्लस ये मेथड स्लो होता है, क्योंकि बॉडी में जो ऑलरेडी हमारे पास क्या बोलते हैं कि जो चीजें अवेलेबल है, जो चीज हमारे पास जिससे हम पैदा हुए हैं, जो भी रॉ मटेरियल है, उससे जो भी रिस्पॉन्स निकल के आ रहा है वो एक्शन करेगा। एक्टिव इम्यूनिटी कह लो काइंड ऑफ द फर्स्ट रिस्पॉन्स, कैन यू से दैट, फर्स्ट रिस्पॉन्स या फर्स्ट इंस्टिंक्ट बोल सकते हो। ओके, सो अगर आप कैटेगरी पूछ रहे थे कि एक्टिव को हम किस कैटेगरी में डाल रहे हैं, तो वो इननेट की कैटेगरी में जरूर आ सकता है। बट ये क्यों अलग है, बिकॉज ऑफ द मोड ऑफ एक्शन, मीन्स कि मोड ऑफ एक्शन के अलावा स्पीड ऑफ एक्शन, कि ये किन चीजों की हेल्प ले रहे हैं एक्शन को परफॉर्म करने में। ये ऑलरेडी बॉडी में एग्जिस्टिंग जो हेल्प है उसकी मदद से सोल्यूशन निकाल रहे हैं और फॉरेन पार्टिकल्स को अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं। पैसिव के केस में क्या हो रहा है, ये स्क्रैच से एंटीबॉडी बनाएंगे। सो यहाँ पे एंटीबॉडी प्रिपरेशन लिख सकते हो। अब पैसिव क्यों अलग है इनसे, पैसिव में क्या किया जाता है, हमारे पास मींस हमारी बॉडी जितने भी रेडीमेड एंटीबॉडीज है जो हमने लैब में सिंथेसाइज किया है आफ्टर सेवरल कल्चर, सेवरल एक्सपेरिमेंट एनिमल टिश्यूज में, जो हमने मॉडिफाई किया है, जैसे हम दवाइयां बनाते हैं, तो वैसे जो रेडीमेड एंटीबॉडीज होती है वो इंजेक्ट अगर कर दी जाती है फॉर हेल्थ इंप्रूवमेंट और इम्यूनिटी इंप्रूवमेंट, उस चीज को बोलते हैं पैसिव नाउ। एक्टिव एंड पैसिव क्या है, यहाँ पे बॉडी स्क्रैच से हेल्प कर रही है और एंटीबॉडी प्रिपेयर कर रही है जो नेचुरली अकरिंग होती है हमारे पास। सो इसीलिए इसको काइंड ऑफ इननेट में कंसिडर कर सकते हैं। पैसिव जो होता है हम हमेशा इंजेक्ट करते हैं व्हेन वी आर आफ्टर वी आर बोर्न, तो इसको आप थोड़ा बहुत, नॉट कंप्लीटली, वेरी लिटिल वेगली एक्वायर्ड में कर सकते हो, क्योंकि वो रेडीमेड इम्यूनिटी बॉडी में डाली गई है, तभी जाके बॉडी ने कुछ इम्यूनिटीज एक्वायर किए हैं, मींस रेडीमेड एंटीबॉडी डाले गए हैं तो बॉडी एक्वायर करती है। ओके, एक्वायर्ड में एक और चीज आ जाते हैं एग्जांपल्स, इसका वेरी फेमस एग्जांपल इज वैक्सीनेशन, क्योंकि वैक्सीनेशन में रेडीमेड एंटीबॉडीज होते हैं। देन मदर्स मिल्क, कोलेस्ट्रॉल, इसमें मोस्टली कौन सा इम्यूनिटी होता है, आईजीए। ओके, सो ये इम्यूनिटीज का इन्वॉल्वमेंट रहता है। सो ये क्या है, डायरेक्ट एंटीबॉडीज पुट किए जा रहे हैं इनसाइड द पर्सन। ओके, इट कैन बी हेल्दी, इट कैन बी अनहेल्दी, वो डिपेंड करता है सिचुएशन के हिसाब से। So that is the main difference and equivalence. As per my understanding, this is the equivalence. What do you think, Pankaj? कभी क्वेश्चन आ सकता है अगर एक्टिव को कंपेयर किया जाए किसके साथ करेंगे तो। यू थिंक द सेम, आपको यही लगता है या कोई डाउट इस पे? एक और एग्जांपल्स है इसमें एंटीवेनम्स, समझ में आया यहां तक, एक्टिव एंड पैसिव? पंकज, am I audible to you? मैम हाँ सॉरी, मैं कब से बोल रहा था, माइक बंद था। ओके ओके, हाँ बोलो। मैम तो मैं बोल रहा था कि जो कौन है मैम, एक मिनट। हाँ ओके। हाँ, तो मैं बोल रहा था कि जो एक्टिव और पैसिव है उसको हम इनेट से और एक्वायर्ड से कंपेयर कर सकते हैं, बट उसमें फिर से दो टाइप दिए गए। एक्टिव में जो है नेचुरल एंड आर्टिफिशियल दिया है, और पैसिव में भी नेचुरल और आर्टिफिशियल दिया है। राइट, बट बुक में नहीं दिया है, बट जो राइट पीडीएफ थी ना राइट उसमें दिया है। राइट राइट राइट, समझ गई, मैं समझ गई। अब नेचुरल और आर्टिफिशियल दोनों की केस में क्या डिफरेंस है, अब आप बोलोगे आर्टिफिशियल एक्टिव कैसे हो सकता है, राइट, यही क्वेश्चन होगा आपका। यस मैम। करेक्ट, मैं कह रही हूँ ये वीकली मींस थोड़ा बहुत अगर कंपेयर करना हो दोनों ही चारों को एक दूसरे से, तो ये छोटा मोटा कंपैरिजन पॉइंट है। अभी नेचुरल एंड आर्टिफिशियल में फर्क क्या है? नेचुरल तो आप समझ गए,
कि वो जो टी लिम्फोसाइट्स बी लिम्फोसाइट्स हेल्प करेंगे एंटीबॉडी को बनाने में, दैट इज द एक्टिव पार्ट, एक्टिव का नेचुरल। आर्टिफिशियल कभी कभी ऐसा होता है जो रॉ प्रोटीन्स या पेप्टाइड चेन्स होते हैं वो इंसर्ट की जाती है बॉडी में, दैट इज एंटीबॉडी नहीं, पेप्टाइड चेन्स, दैट इज द आर्टिफिशियल पार्ट। पैसिव इम्यूनिटी के केस में नेचुरल पैसिव एंड आर्टिफिशियल पैसिव में अब डिफरेंस क्या है? इसमें क्या डिफरेंस है? नेचुरल पैसिव मतलब आप डायरेक्टली प्लेन एंटीबॉडी जो है वो आप इंजेक्ट कर रहे हो। आर्टिफिशियल में आप क्या कर रहे हो, साथ में और भी सपोर्टिंग प्रोटीन्स डाल रहे हो ताकि एंटीबॉडी के मॉडिफिकेशंस हो सके एज पर द रिक्वायरमेंट। तो मतलब आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी मतलब और ज्यादा एडवांस्ड, आप बहुत ज्यादा छेड़छाड़ कर रहे हो पर्टिकुलर पर्सन के प्लाज्मा से, आप डिसॉल्व करवा रहे हो एक्स्ट्रा प्रोटीन्स ताकि उसकी इम्यूनिटी बढ़ सके, और साथ ही साथ आप एंटीबॉडीज भी डाल रहे हो। सो इस टाइप के मेजर मींस बेसिक डिफरेंसेस है, ये आप लोगों के लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है नेचुरल आर्टिफिशियल का डिफरेंस, बट यहाँ पे यही डिफरेंस है। एक्टिव एक चीज आप समझ लोगे तो दूसरा समझ पाओगे। ये आपकी बॉडी में रॉ स्क्रैच से टी एंड बी लिम्फोसाइट्स हेल्प कर रहे हैं एंटीबॉडी बनाने में, दैट इज नेचुरल। आर्टिफिशियल में क्या इंसर्ट किया गया है? पेप्टाइड चेन्स, एंटीबॉडीज में ओनली पेप्टाइड चेन्स, शायद बॉडी थोड़ी वीक हो गई है, पेप्टाइड चेन डाल दिया तो इतनी केपेबल है कि फिर से एंटीबॉडी बना के एक्टिव कर सके। जो अभी आपने सुना होगा रिसेंटली कोविड के केस में प्लाज्मा एक्सट्रैक्शन हो रहा है, प्लाज्मा डोनेट किया जा रहा है क्योंकि उसमें पर्टिकुलर पर्सन का एंटीबॉडी डिसॉल्व रहता है। अब ये जो पर्टिकुलर पर्सन का एंटीबॉडी है, अगर वो एंटीबॉडी डायरेक्टली प्लाज्मा से एक्सट्रैक्ट करके आप किसी में इंसर्ट कर रहे हो तो वो पैसिव नेचुरल में आ जाएगा क्योंकि रेडीमेड एंटीबॉडी आपने इंसर्ट कर दिया। बट उसके साथ साथ आप ऑलरेडी सिंथेसाइज्ड कुछ और एंटीबॉडीज और प्रोटीन्स भी आप ऐड कर रहे हो, सबऑर्डिनेट सब्सटेंसेस आप ऐड कर रहे हो, दैट विल कम अंडर आर्टिफिशियल पैसिव। ओके, कंडीशन समझ में आई क्यों ऐसा कह रहे हैं नेचुरल एंड आर्टिफिशियल? यस मैम। मैम जो नेचुरल आर्टिफिशियल है वो मॉड्यूल में नहीं दिया है ना? नहीं, आपके मॉड्यूल बच्चे मैंने अभी तक इतना देखा नहीं है, लेकिन अगर कुछ ऐसा है तो मैं आपको बता दूंगी। एक्वायर्ड डेफिशिएंसी, आई एम नॉट श्योर। ओके, शायद दिया भी हो सकता है क्योंकि इम्यूनोग्लोबुलिन के ईच एंड एवरी इम्यूनोग्लोबुलिन के फंक्शंस दिए हुए हैं, बेसिक एंटीबॉडी स्ट्रक्चर दिया हुआ है, देन एंटीजन के बारे में डिस्क्रिप्शन है, लिम्फोइड ऑर्गन्स है, ओके, ह्यूमरल इम्यूनिटी यानी आपका एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी है। हर चीज को बच्चे अलग अलग बोलना है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है। नेचुरल एंड पैसिव के बारे में मुझे तो अभी तक नहीं दिख रहा। ओके, हाँ, इट इज मेंशन आर्टिफिशियल एक्वायर्ड एंड नेचुरली एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी। ओके, सो एक्टिव और पैसिव को दिया गया मॉड्यूल में भी मेंशन है। ओके, सो ये चीज है। देन मैम बट बुक में नहीं दिया है तो करने की जरूरत है क्या? आप थोड़ा एक बार एक नजर मार लेना। आप मेरे हिसाब से इनके टाइप्स को पढ़ने की बजाय अगर आपको देखना ही है डिटेल तो बेसिकली आप इम्यूनोग्लोबुलिन्स के इसको देख लो, मींस उनके टाइप्स और उनकी डिटेल्स आप देखोगे तो वो शायद ज्यादा बेटर है रादर देन एक्टिव और पैसिव के टाइप्स देखना। ओके, जैसे इम्यूनोग्लोबुलिन ए बी ई इन सबका बेसिक फंक्शन, या फिर न्यूट्रोफिल्स, ग्रैन्युलोसाइट्स और ग्रैन्युलोसाइट्स इनका फंक्शन, लिम्फोस मास्ट और मैक्रोफाजेस में बेसिक क्या डिफरेंस आ रहे हैं, इस टाइप के आप पढ़ोगे तो आपको ज्यादा हेल्प मिलेगी क्योंकि क्वेश्चन वहीं पे आ जाता है। और पैथोजन और उनके कनेक्शन, सिम्टम्स, पैथोजन, डिजीज, ये वाला आप देखो। डिटेल करना ही है तो आप इनका डिटेल करो। वेट, जस्ट लेट मी फिनिश ये छोटा सा सेक्शन, फिर मैं आपको थोड़ा बहुत मॉड्यूल से बता देती हूँ कि एग्जैक्टली क्या क्या है, और आफ्टर दिस सेशन मैं फिर मॉड्यूल आप लोगों को ग्रुप पे भी शेयर कर दूंगी सो दैट आप लोग उससे पढ़ सको। नेक्स्ट, अभी जब ये एक्टिव और पैसिव हो गया तो दो इंपॉर्टेंट चीजें आप देखते हो, दैट इज रिलेटेड टू वैक्सीनेशन और वैक्सीनेशन की वजह से आई हुई इम्यूनिटी। अब बेसिक पर्पस जो वैक्सीनेशन का है, क्योंकि सिर्फ पैसिव पे हम ज्यादा फोकस कर रहे हैं, पैसिव आजकल बूम कर रहा है, आजकल की रिक्वायरमेंट भी यही है, एक्टिव इम्यूनिटी कम होती जा रही है, वी आर मोर एलर्जिक नाउ, वी आर मोर, हमारी इम्यूनिटी भी लेस हो रही है। तो ऐसे कंडीशन में वैक्सीनेशन है जिसका मेन पर्पस है टू मेमोराइज
कि दुनिया में कितने ऑर्गेनिजम्स हैं, मींस बेसिकली अटैकिंग या पैथोजेंस कितने हैं, उनको मेमोराइज करने के लिए, ताकि क्या होगा, हमारे इम्यूनिटी सेल्स मेमोरी जनरेट करेंगे। अगर मेमोरी जनरेट कर रहे हैं तो इससे बी और टी लिम्फोसाइट्स फ्यूचर में इजीली रिकॉग्नाइज कर लेंगे अगर वही पैथोजन वापस अटैक करेगा। ये इनका बेसिक पर्पस। सो फटाफट अगर रिकॉग्नाइज कर लेंगे तो उनका एक्शन भी फटाफट स्टार्ट हो जाएगा, और वो एक्शन अगर फास्ट स्टार्ट हो गया तो आप बीमार नहीं पड़ोगे, यू विल बी हेल्दी। बट ये जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स है या एंटीबॉडी बनाना, ये इतना आसान नहीं है। इट टेक्स इयर्स एंड इयर्स ऑफ एक्सपेरिमेंट्स और कल्चरिंग ऑफ पर्टिकुलर पैथोजन। प्लस वैक्सीनेशन बहुत रिस्की भी होता है। रिस्की इसलिए है क्योंकि आप एक हार्मफुल पैथोजन को लैब में कल्चर कर रहे हो बहुत लंबे टाइम तक, और उस लाइव पैथोजन जिसमें टॉक्सिसिटी है जो आपको बीमार कर सकता है, उस पैथोजन के डीएनए के साथ या उसकी बॉडी या प्रोटीन के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हो। तो दो चीज हो जाता है, दो चीज की जाती है वैक्सीनेशन के टाइम पे, उनकी टॉक्सिसिटी किल की जाती है। टॉक्सिसिटी को किल करना या उसको रिमूव करना कैसे पॉसिबल होगा? आप उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक मटेरियल को या डीएनए को रिमूव कर दो, तो सिर्फ क्या रहेगा? प्रोटीन पार्ट, उसका जो आउटर कवरिंग होगा, सेल या सेल वॉल जो भी है, उसका सिर्फ प्रोटीन पार्ट बचेगा। तो हमारी बॉडी जो एंटीबॉडी है, यहाँ पे अभी लिखा था इट इज मेड अप ऑफ पेप्टाइड चेन्स। तो ये जो साइट है जो मैं शेड कर रही हूँ, ये वाला साइट क्या है? ये एक्चुअली प्रोटीन ही रिकॉग्नाइज करता है। तो वो पर्टिकुलर मॉलिक्यूल जो है, उसका प्रोटीन जो है वो हमारा एंटीबॉडी रिकॉग्नाइज कर लेगा, या फिर नया जो बनाया है नए तरीके से बनाने की कोशिश करेगा। तो मेहनत भी हो जाएगी, हमारा इम्यूनिटी भी ट्रिगर हो जाएगा, और हमें हार्म भी नहीं होगा, हम बीमार भी नहीं पड़ेंगे। ये एक चीज होगी, ताकि नेक्स्ट टाइम जब नेचुरली वो पैथोजन हम पे अटैक करे तो उसका आउटर मेम्ब्रेन, जो आउटर प्रोटीन पार्ट है, वो हमारे पास ऑलरेडी उसका डेटाबेस है इन द मेमोरीज, और हमारी जो बॉडी है उसको फटाफट उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाना स्टार्ट कर देंगे बिफोर स्प्रेडिंग द टॉक्सिसिटी। और ऐसा होता होगा, न जाने कितने बार हमें कितने ऑर्गेनिजम्स अटैक करते होंगे, एंड जस्ट बिकॉज वी आर वैक्सीनेटेड व्हेन वी वर वेरी यंग, तो उस चीज की वजह से हमारी बॉडी क्विक रिस्पॉन्स कर देती है। सो ये सारा वैक्सीनेशन का पर्पस है, क्विक रिस्पॉन्स का। नेक्स्ट, कभी कभी ऐसा होता है पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स के डिफरेंट जेनेटिक मटेरियल को नलिफाई कर दिया जाता है, यानी जो जीन टॉक्सिक है उसे नलिफाई करने की कोशिश की जाती है। सो बहुत सारे, क्योंकि बायोटेक आपने पढ़ लिया है, तो रिकॉम्बिनेंट मेथड्स यूज किए जाते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जिसमें कि सेवरल फंगस को यूज किया जाता है, उनके कल्चर को, स्पेशली यीस्ट, जो हार्मफुल माइक्रोब्स नहीं है उनके अंदर हार्मफुल जेनेटिक्स इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, रिकॉम्बिनेंट करवा के, और उसके बाद कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में मेथड्स अप्लाई किए जाते हैं उस जीन को नलिफाई करने के लिए। सो रिकॉम्बिनेंट डीएनए मेथड्स और टेक्नोलॉजीज काफी ज्यादा डिमांड में है, एंड दे आर गोइंग वेरी वायरल, और मींस दे आर गोइंग वेरी, मींस मार्केट वैल्यू उनकी ज्यादा इंक्रीज हो रही है, इंक्रीजिंग देयर वैल्यू। रीजन इज कि ये ऐसा मेथड है जिसमें कि क्या बोलते हैं कि कोई भी ऑर्गेनिज्म से सच हार्म नहीं होगा। शॉर्ट इन शॉर्ट आपको उसके रिएक्शंस दिख जाएंगे, आपको एनिमल सेक्रीफाइस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो देयर आर सर्टेन मेथड्स एंड इट विल बी वेरी एक्यूरेट, क्योंकि आप जीन टू डीएनए हैंडल कर रहे हो। सो यू नो कि एग्जैक्टली वही डीएनए एग्जिस्ट करता है दुनिया में, और उसके अगेंस्ट आपने मेथड्स या प्रोटीन्स बना के रखे। सो दीज आर द मेथड्स। तो ये सारी चीजें इस्तेमाल की जाती है। टॉक्सिसिटी रिमूवल जो है, इसमें क्या किया जाता है कि दो टाइप है। टॉक्सिसिटी अगर रिमूव करना है तो पर्टिकुलर पैथोजन को आप लाइव रखो और उसके जेनेटिक मटेरियल्स को रिमूव कर दो, या फिर उसे हीट किल्ड कर दो। अगर हीट किल्ड कर दिया तो सिर्फ वो पूरा का पूरा मर चुका होगा, सिर्फ उसका प्रोटीन रॉ फॉर्म में सिर्फ बाहर का कोटिंग मिलेगा, ताकि हमारी बॉडी को थोड़ा हेल्प मिल सके। ओके, सो इस टाइप से डेड एंड अटेनुएटेड वर्ड यूज करते हैं। सो इस टाइप से वैक्सीनेशन का फॉर्मेशन होता है। सो दिस इज समथिंग रिलेटेड टू वैक्सीनेशन। नेक्स्ट कम्स योर एलर्जी, बट एलर्जी से पहले आपको मैं मॉड्यूल ही दिखा देती हूँ कि एग्जैक्टली इस मॉड्यूल में क्या क्या चीजें हैं जो कि आपको ध्यान रखना है। ओके, स्क्रीन दिख रहा है?
यस मैम। सो ये पैसिव एंड एक्टिव इम्यूनिटी के बारे में इन्होंने दिया है। मैं एक ब्रीफ आपको ये दिखाई देती हूँ कि एग्जैक्टली इसमें क्या क्या है। सो बेसिक इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू इम्यूनिटी, टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। उससे पहले कौन कौन से बेसिक जो हमने देखे इनेट इम्यूनिटी में की क्या क्या चीजें हैं जो उसकी कैटेगरी। सो ये मेन बैरियर्स तो मैंने तो आपको ब्रीफ बता दिया, इन्होंने काफी ज्यादा डिटेल में वो चीजें लिखी हुई है कि क्या क्या एकदम डिटेल कहाँ पे क्या क्या यूज होता है। ओके देन मीन्स आप जो टाइप्स बोल रहे थे आप ये सब पढ़ोगे तो शायद मीन्स क्या होगा इसमें आप कितना भी पढ़ोगे आप वो सफिशिएंट नहीं है। बट सेल्स का इन्वॉल्वमेंट या फिर एंटीबॉडी का इन्वॉल्वमेंट उनसे रिलेटेड अगर आप कुछ पढ़ रहे हो या फिर उस वो डीप में जाओगे तो शायद थोड़ा सा हेल्प मिल जाएगा। देन दिस इज अबाउट एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी में क्या हो रहा है कि कुछ चीजें दी हुई है कि एग्जैक्टली क्या क्या चीजें हैं, कौन से इम्यूनिटी सिस्टम कैसे बन रहा है, अडेप्ट कैसे कर रहे हैं। सो यहाँ पे स्पेसिफिसिटी मींस यूनिक फीचर दिया है, डाइवर्सिटी, डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ, मतलब हमारी बॉडी हमारी इम्यूनिटी सिस्टम में ये कैपेसिटी है कि हमारे ऑर्गन्स कौन कौन से हैं, हमारे सेल्स कौन से हैं और फॉरेन बॉडी कौन कौन से हैं, उनके बीच में डिस्टिंग्विश कर पाए। दैट इज वन ऑफ द प्रॉपर्टी। मेमोरी वो तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। देन पैसिव एंड एक्टिव, उसको एक्वायर्ड इम्यूनिटी के केस में ये कंसिडर कर रहे हैं। पैसिव एंड एक्टिव में वो जो आप नेचुरली एंड आर्टिफिशियली बोल रहे थे ये वो टाइप्स है जो इसमें दिए हुए हैं। इसके अलावा जो इंटरेस्टिंग मुझे लगा दैट इज सेल मीडिएट से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट मुझे एक टेबल दिखा था जहाँ पे कि सारे इनके बारे में दिया हुआ है, इम्यूनोग्लोबुलिन सेल्स के बारे में दिया है और उनके फंक्शंस, वेरी ब्रीफ, यस दिस वन। तो आप शायद ये सब पढ़ोगे तो ज्यादा हेल्प होगा। इम्यूनोग्लोबुलिन की हर एक इम्यूनोग्लोबुलिन का फंक्शन ज्यादा नहीं है, 5 ही है। तो आपको वो 5 के पर्टिकुलर फंक्शंस पढ़ने हैं थोड़े थोड़े, तो वो आप समझ सकते हो। ओके देन डिजीजेस के बारे में तो बहुत ज्यादा है। अभी एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन आपको शायद नहीं है, राइट? एनसीईआरटी में नहीं है। नो मैम नहीं है। राइट तो यहाँ पे ये मेंशन्ड है। बट एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन बहुत डिफरेंट नहीं है। एंजाइम सबस्ट्रेट पता है आपको, बायोमोलिक्यूल्स में किया होगा ना थोड़ा बहुत। यस मैम। तो सिमिलर कॉन्सेप्ट है, एग्जैक्टली सेम कॉन्सेप्ट। तो कोई भी एक जगह डिटेल पढ़ लो, या तो ये समझ लो या तो एंजाइम सबस्ट्रेट समझ लो, एंड वही चीज उसमें हेल्प में आएगी। देन इम्यूनिटी सिस्टम के बारे में जिसमें ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, इससे रिलेटेड क्या क्या चीजें हो सकती है उसके बारे में दिया हुआ है। देन वैक्सीनेशन, ये रहा। सो वैक्सीन के बारे में है कि एग्जैक्टली किस किस टाइप के वैक्सीन हैं, मीन्स क्या क्या है। सबसे पहले एडवर्ड जेनर, ये नाम आपको ध्यान में रखना है। दूसरा क्या क्या बेसिकली वैक्सीन किस तरीके से डेवलप किए जाते हैं उसके बारे में है। देन बेसिक वैक्सीन के नाम बच्चे, ये इंपॉर्टेंट है, फिर ये आप ध्यान में रखो। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि बुक में आई गेस बुक में भी होगा और इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं कभी कभी इम्यूनिटी में इस पर्टिकुलर टॉपिक पे के ऊपर कि एग्जैक्टली पर्टिकुलर वैक्सीन का एडमिनिस्ट्रेशन किस चीज के लिए होता है। ये एक चीज हो गया। देन एक्वायर्ड इम्यूनिटी डेफिशिएंसी, ओके एड्स के बारे में डिटेल है तो वो तो आपकी एनसीईआरटी में भी है, बट ये कुछ ज्यादा ही डिटेल है। अब ये इतना डिटेल मत पढ़ो, आप परेशान हो जाओगे इतना डिटेल पढ़ोगे तो। अब इसमें टाइप्स ऑफ एचआईवी, वो तो आपने सोचा भी नहीं होगा। एक तो ऑलरेडी एड्स इतनी मुश्किल से याद हो रहा है, उसमें भी एचआईवी के टाइप दे रहे हैं, तो ये एक थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल बढ़ जाता है। हाँ आप एक बार रीड कर सकते हो आपके समझदारी के लिए कि ओके यू आर गेटिंग द कॉन्सेप्ट और नॉट। पूरा याद रखना मेरे हिसाब से इट्स नॉट नेसेसरी। ओके जैसे ये डायग्राम है, ये तो आपके एनसीईआरटी का है, तो ये डायग्राम की अंडरस्टैंडिंग रख लो कि क्या कहना चाह रहे हैं उस डायग्राम में। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या होता है, क्यों रेट्रोवायरस कह रहे हैं एचआईवी को, ये सब आप समझ लो। देन उनका विंडो पीरियड क्या है, इंक्यूबेशन पीरियड क्या है, ये आप समझ लो। ओके उनके बीच में डिफरेंस, डू यू नो डिफरेंस बिटवीन विंडो एंड इंक्यूबेशन? नो मैम। ओके सो बेसिकली इंक्यूबेशन, किसी चीज को इंक्यूबेट क्यों करते हैं, ताकि वो डेवलप हो
पनप जाए वो चीज, तभी हम इंक्यूबेट करते हैं, इसीलिए इंक्यूबेटर यूज होता है। सो बेसिकली जो भी इंक्यूबेशन पीरियड होता है, इट मींस जब आपका पैथोजन कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हमारी बॉडी में जिस मोमेंट अटैक करता है, जिस मोमेंट एंटर करता है, और बेसिकली उसका पूरा का पूरा सिम्टम जब वो शो करने लगेगा एंड तक, जब तक वो अपना हार्म ना कर दे, तब तक उस पूरे लॉन्ग पीरियड को बोलेंगे इंक्यूबेशन। ठीक है ना? जब उसी में मींस उसी टाइम फ्लो में एक टाइम आता है, जरूरी नहीं कि आज अगर ऑर्गेनिजम्स ने अटैक किया तो आज ही के आज आपको सिम्टम्स दिखेंगे, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं। कभी कभी कैसा होता है कि पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म या पैथोजन उसने जैसे ही बॉडी में एंटर किया, देयर इज अ डिफरेंस इन एंटरिंग एंड अटैकिंग। तो जिस टाइम पे वो एंटर करेगा और जब तक वो डेवलप होगा, ये पूरा का पूरा विंडो, ये मींस ये पूरा का पूरा डेवलपमेंट हो जाएगा आपका इंक्यूबेशन पीरियड। और जिस टाइम पे वो पैथोजन सिम्टम्स शो करना करेगा, मींस उसका सिम्टम स्टार्ट हो जाएगा और आप नोटिस करने लगोगे, दैट इज द विंडो पीरियड। ओके, सो मैम इस तरीके से मीन्स हाँ, इसमें हम इसका ले सकते हैं ना, कैंसर वाला जो पहला पहला वाला होता है वो थोड़ा सा ये होता है, फिर जो मैलिग्नेंट हो जाता है तब ज्यादा हो जाता है, मीन्स वो राइट विंडो इफेक्ट। राइट, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, बोल सकते हो आप। और एक और चीज, क्या बोलते हैं कि ये जो विंडो है इसे सिम्टोमेटिक स्टेज भी आप बोल सकते हो, कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि बेसिक सिम्टम्स दिखने लग गए हैं। तो जरूरी नहीं कि अगर पैथोजन अटैक करे तो सिम्टोमेटिक स्टेज आपको मिले ही मिले, हो सकता है वो मेच्योर ही नहीं हो रहा अभी। इसीलिए आपने नोटिस किया होगा जो लोग एचआईवी से इन्फेक्ट होते हैं, इट टेक्स, कुछ कुछ लोगों में तो कई साल हो जाते हैं, उनकी लाइफ टाइम खत्म हो जाती है, तब जाके पता चलता है कि उनका बेसिकली क्या था, देवर अफेक्टेड विद द एचआईवी और देवर पॉजिटिव। सो वो डिपेंड करता है कि पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म डेवलप कर रहा है क्या, ओवर पावर कर पा रहा है क्या। अगर नहीं कर पा रहा तो वो प्रेजेंट रहेगा, सबसाइडेड रहेगा या इनएक्टिव फॉर्म में रहेगा, या फिर अपने आप बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। बट अगर वो धीरे धीरे डेवलप करने लग गया तो वो जो डेवलपिंग फेज होगा दैट इज गोइंग टू बी द इंक्यूबेशन। सो इंक्यूबेशन दिखता नहीं है, अगर नहीं दिखेगा तो इसको लेटेंट बोल सकते हैं। तो इसीलिए जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो लेटेंट पीरियड भी होता है। ओके, एंड देन कम्स द सिम्टोमेटिक। सो ये हो गया समथिंग रिलेटेड टू दिस वन। यस, वेयर वाज आई, मैं आपको ओवरव्यू दे रही थी मॉड्यूल का कि एग्जैक्टली क्या क्या प्रेजेंट है। देन आपको हाँ डिटेल आप एड्स एंड कैंसर के बारे में पढ़ो, कैंसर रिलेटेड सर्टेन डिसऑर्डर्स, टाइप्स ऑफ कैंसर्स, ये आप ध्यान रखो, उसके बारे में पढ़ो। एंड जो ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज है वो वाला जो सेक्शन है, वो अगर आप एनसीईआरटी बेस्ड भी करोगे तो भी चल जाएगा, क्योंकि मैंने अभी तक ज्यादा नोटिस नहीं किया है ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज पे ज्यादा क्वेश्चंस कुछ आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं, कैनबिस या फिर रिकॉग्निशन के लिए कौन सा प्लांट क्या ड्रग प्रोड्यूस करता है, मॉर्फिन का क्या काम है, ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चंस कुछ आ जाते हैं, वो आपको ध्यान रखना है। बट उसके अलावा सोशल, क्योंकि ये सोशल वाला मीन्स ये जो पूरा का पूरा सेक्शन है इट इज रिलेटेड टू द सोशल अवेयरनेस, इसमें इतनी बायोलॉजी इन्वॉल्व नहीं है, इसीलिए इनसे क्वेश्चंस भी नहीं आते। तो ज्यादा डीप क्वेश्चंस आएंगे पैथोजन का सिम्टम्स, कुछ टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज रिलेटेड टू इम्यूनिटी, एड्स एंड कैंसर से रिलेटेड इन डेप्थ क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आपको ध्यान भी उतना ही देंगे। या फिर इम्यूनोग्लोबुलिन से रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं, इम्यूनिटी में भी क्या इम्यून सेल्स के ऊपर आते हैं, लाइक मोनोसाइट्स हो गया, मास्ट हो गया। अच्छा, ये जो मास्ट सेल्स हैं इनका मेन काम क्या है, मास्ट सेल्स का, ये बेसिकली जो आपकी बॉडी में एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं या जो आपको एलर्जी होती है किसी किसी चीज से, यहाँ पे मास्ट सेल्स का मेन एक्शन स्टार्ट हो जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ जो मास्ट सेल्स हैं ये क्या सिक्रीट करते हैं, दो इंपॉर्टेंट चीज सिक्रीट करते हैं, हिस्टामाइन एंड सेरोटोनिन, एम आई राइट? यस। ये दो इंपॉर्टेंट चीजें सिक्रीट होने लगती है, यही एलर्जिक केमिकल्स होते हैं, रिएक्शंस का रिजल्ट, और इसी की वजह से हमें सिम्टम्स होते हैं। तो अगर फ्यूचर में डॉक्टर बनोगे और एलर्जिक रिएक्शंस देखोगे तो आप क्या रिकमेंड करोगे, एंटी हिस्टामिन, इसके प्रोडक्शन को रोक देंगे तो एलर्जिक रिएक्शंस कम हो जाएंगे,
एड्रेनालिन, एड्रेनालिन हेल्प करेगा वेसोडाइलेशन में। अब वेसोडाइलेशन आपको पता ही है, वेसल्स का डायमीटर बढ़ाना, तो ब्लड का प्रेजेंस बढ़ जाएगा, उनका फ्लो थोड़ा सा रुक जाएगा, तो उसमें प्रेजेंट एंटीबॉडी, मास्ट सेल्स, इन सबको काम करने में हेल्प मिलेगा, या मैक्रोफाजेस जो होते हैं उनको काम करने में हेल्प मिलेगा, तो फेगोसाइटिक एक्शंस हो पाएंगे। दूसरा हेल्प कौन करता है? स्टेरॉइड्स, रिपेयर, जहां जहां डैमेज हुआ है जिन सेल्स का, उनको रिपेयर भी तो करना है, दे आर लिपिड बेस्ड एक्चुअली। तो स्टेरॉइड्स का मेन फंक्शन, प्लस ओवरऑल एलर्जीज को सबसाइड करने में हेल्प करता है, क्योंकि वो एलर्जी से स्किन डैमेज होती है, कभी कभी इंटरनल एंडोमेट्रियम लेयर्स डैमेज हो जाते हैं, तो उनको रिपेयर करने का काम स्टेरॉइड्स का है। सो ये इस तरीके से कुछ सोच सोच के वो दवाइयां बनी हुई है कि कहाँ पे किसके साथ क्या चीज सूट करेगी। तो बेसिकली जो मोनोसाइट्स एंड मैक्रोफाजेस जो है, ये दोनों मेन काम करते हैं फेगोसाइटोसिस। मींस डिफरेंस बता रही हूँ क्या है। और जो मास्ट सेल्स है, इनका काम है ये दो पर्टिकुलर केमिकल्स को सिक्रीट करना, मींस ये अलर्ट का काम कर रहे हैं। ओके, सो यही होता है। सो इसीलिए जब भी एलर्जिक रिएक्शन होता है तो अलर्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, एंड वो एलर्जेंस लिविंग नॉन लिविंग दोनों हो सकते हैं, मोस्टली मैम नॉन लिविंग होते हैं। यस, इसका मतलब मास्ट सेल जो है वो ओवर रिएक्ट करते हैं क्या? नहीं, दैट इज रिक्वायर्ड ना बॉडी को। आप बोल सकते हो, ओवर रिएक्ट नहीं बोल सकते, सेंसिटिव। कभी कभी हमारी बॉडी जो है किसी चीज के लिए सेंसिटिव है, तो वो सेंसिटिविटी कौन है एक्चुअली, सेंसिटिव कौन है, ब्लेम तो हम खुद को बोलते हैं, एक्चुअली हमारी बॉडी के फास्ट सेल सेंसिटिव। अब ये सेंसिटिव होगा, इसीलिए इन्होंने ये दो चीजें सिक्रीट कर दी। अब ये दो केमिकल्स जो है हमारी बॉडी सह नहीं पाती है, तो हमें रैशेस आ जाते हैं, खुजली होने लगती है, इचिंग होती है, कफिंग, स्नीजिंग, नीजिंग, क्या क्या चीजें होने लगती हैं। सो दीज आर व्हाट, दीज आर द रिएक्शंस या रिजल्ट ऑफ दीज टू केमिकल्स। और इनको सबसाइड करने के लिए, रोकने के लिए एंटीहिस्टामिन की रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहले डायरेक्टली डॉक्टर्स ब्लड में आईवी दे देते हैं, मींस इंट्रावीनस, दैट इज हिस्टामिन डायरेक्ट दिया जाता है। बाकी सारे भले ही इंट्रामस्कुलर हो या इंट्राडर्मल हो, ये डायरेक्टली ब्लड में दिया जाता है एंटीहिस्टामिन। कुछ कुछ जो एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं, दैट इज वेरी डेंजरस आल्सो, उससे वो फीटल रिएक्शंस भी होते हैं। ओके, सो अगर वैसे रिएक्शंस हो गए, हाई एनर्जी रिएक्शंस, तो वैसे में पर्सन की डेथ भी हो सकती है। डू वन थिंग, फाइंड आउट द वर्ड। इंटेंस एलर्जिक रिएक्शंस के लिए एक वर्ड यूज किया जाता है, शायद मॉड्यूल में होगा, बट स्टिल आप थोड़ा सा ढूंढ कर। बहुत ज्यादा इंटेंस एलर्जिक रिएक्शन, मतलब पूरी बॉडी इन्फ्लेम हो गई, आंख भी नहीं खुल रही, म्यूकस वगैरह सिक्रीट होने लग गया, ऐसे सिचुएशन को क्या बोलते हैं? एंड इट इज फेटल समटाइम, इट कॉजेस डेथ आल्सो। ट्राई टू फाइंड आउट the word. Okay, so these are something related to allergies. Next आपके मॉड्यूल में और क्या क्या चीजें हैं, कल भी हम थोड़ा सा टॉपिक ले लेंगे एंड कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे इसी चैप्टर से रिलेटेड, ताकि मैम बचे हुए कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो। यस, मैम इसके बजाय आप ऐसा कर सकते हो कि मीन्स अब आपने तो जो प्रॉब्लम था वो बता दिया है, तो हाँ फिर हम घर पे कर लेते हैं, और कल थोड़ी क्वेश्चन प्रैक्टिस, और फिर बाकी दो चैप्टर्स है उनके बारे में कुछ। ठीक है, हम वो कर सकते हैं, हम फास्ट ट्रैक रिविजन कर लेते हैं बाकी दो चैप्टर का, और तीनों चैप्टर का कंबाइंड कुछ स्पेशल क्वेश्चन दे देती हूँ मैं, टफ वाले रखूंगी, 5 क्वेश्चन एक चैप्टर के, ओके मैम। जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड है या फिर जो लेवल 3 के क्वेश्चंस होते हैं। ओके, ऐसे कर लेते हैं, तो 15 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे, और बाकी दोनों चैप्टर के थोड़े ब्रीफ रिविजन्स कर लेंगे हम, कि बेसिकली इंपॉर्टेंट क्या क्या है। यस इस मैम। तरीके से कर सकते हैं। ओके, सो आज का सेशन यही रखते हैं, आई एम ऑल्सो नॉट फीलिंग दैट वेल, तो कल हम स्टार्ट करेंगे। कल अगर थोड़ा स्ट्रेच भी हो गया देन नो वरीज, कल हम वो कर सकते हैं। कल आई गेस 1 बजे है ना क्लास? यस मैम। ओके, सो 1 बजे है, हमारे पास भी टाइम है, आई होप आपके पास भी उतना टाइम होगा। So let's meet tomorrow then. बाकी स्टूडेंट्स प्लीज ज्वाइन ऑन द टाइम इफ यू वांट। आपके परसों के टेस्ट के ही सारे रिविजन्स होने वाले हैं, सो आई विल रिकमेंड एवरीबॉडी टू ज्वाइन टुमारो ऑन टाइम। ओके, एंड अरुण एंड वेदांत दोनों, आप दोनों ही अटेंडेंस भेज दो चैट में। ओके, चलो, सो दैट्स इट फॉर टुडे, लेट्स मीट टुमारो। बाय एवरीबॉडी, गुड नाइट। बाय मैम।